हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान सरकार की कुछ फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज बने रहिए हमारे साथ। ये हो सकता है 2 पार्ट में बने, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको 1 पार्ट में बनाने की। तो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बात करेंगे। हाल ही में हमारी जो राजस्थान सरकार है, उन्होंने कमज़ोर वर्गों के व्यक्तियों के सशक्तिकरण तथा उनके विकास की मुख्य धारा में विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा राज्य निधि से संचालित और केंद्र प्रवर्तित योजनाएं या फिर जो कार्यक्रम है, उनमें से निम्नलिखित कार्यक्रमों को फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया है। कई बार हमारी परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये 2 तरह से है, आप इनका ध्यान रखेंगे। एक तो हमारा राज्य निधि से संचालित, मतलब राज्य के पैसे से संचालित होगा। दूसरा हमारा केंद्र प्रवर्तित योजनाएं या फिर कार्यक्रम, दोनों हो सकते हैं। तो देखते हैं, पहली योजना आती है हमारी कौन सी, नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना। और ये विभाग किस विभाग से संबंधित है, ये हमारे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित है। फिर हमारे कुसुम योजना घटक ABC, ये हमारे ऊर्जा विभाग से संबंधित है। फिर हमारी संशोधित वितरण क्षेत्र योजना RDSS, ये हमारे ऊर्जा विभाग से संबंधित है। लाडो प्रोत्साहन योजना महिला अधिकारिता विभाग से संबंधित। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, ये हमारे भूजल विभाग। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये हमारे पंचायती राज विभाग। स्वामित्व योजना, ये हमारे पंचायती राज विभाग। फिर योजना आती हमारी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, पंचायती राज विभाग। अटल ज्ञान केंद्र, पंचायती राज विभाग। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, स्कूल शिक्षा से संबंधित। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित। अटल प्रगति पथ, सार्वजनिक निर्माण विभाग। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये हमारे स्वायत्त शासन विभाग। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ये हमारे स्वायत्त शासन विभाग। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, स्वायत्त शासन विभाग। फिर PM विश्वकर्मा योजना, ये हमारे उद्योग विभाग। मिशन हरियालो राजस्थान, ये हमारे वन विभाग। जल जीवन मिशन, ये हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। अमृत योजना, ये हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। पंचगौरव योजना आयोजना विभाग। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास विभाग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना ग्रामीण विकास विभाग। नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी। तो और ये हमारे किससे संबंधित है, ग्रामीण विकास विभाग। तो इस तरह हमने ये 25 योजनाएं हैं जिनको फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में कंसिडर किया है किसने, हमारी राजस्थान की राज्य सरकार ने। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे केंद्र प्रवर्तित योजनाएं या फिर कार्यक्रम, फिर हमारे राज्य की योजनाएं देखेंगे। पहली योजना आती है इसके अंदर हमारे नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना। जो हमारी राजस्थान सरकार है, तो राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में 10 लाख नवीन यूनिट हमारे NFSA लाभार्थी के रूप में जोड़े जाने की घोषणा की है कि 10 लाख नए NFSA के लाभार्थियों को जोड़ा गया है। तो ये हमारे 2025-26 में बताया है। अब NFSA की बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये हमारे 2013 के अंदर आया था। कब आया था, 2013 के अंदर ये हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, जिसको हमारे 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था और 5 जुलाई 2013 को इसको लागू किया गया था। तो हमारे NFSA एक्ट कितना है, 2013। ये हमारी तारीखी याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। बात करें इस अधिनियम की, तो यह अधिनियम क्या करता है, देश की करीब 67% आबादी, कितनी 67% आबादी को खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। ये क्या करता है, 67% आबादी को खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। अब 67% आबादी की बात करें तो इसमें हमारे 75% तो ग्रामीण आबादी है और 50% शहरी आबादी है। इन दोनों को अलग अलग बताया गया है कि ग्रामीण आबादी तो कितनी 75% और शहरी आबादी कितनी 50%। और ध्यान रखना देश की है ये, राजस्थान की नहीं, देश की। अब बात करते हैं इस जो कानून है, कानून के क्या क्या प्रावधान है उसकी। तो ये क्या करें कि ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, किस माध्यम से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो लाभार्थी हैं इनको सब्सिडी युक्त खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करता है। ये क्या करता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करता है।
इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, अंत्योदय अन्न योजना के तहत तो हमारे 35 किलो प्रति माह प्रति परिवार के हिसाब से दिया जाएगा। कितना, 35 किलो, या आप याद रखेंगे कितना, 35 किलो, इसको याद रखना कि 35 किलो प्रति माह प्रति परिवार। अन्य जो लाभार्थी होंगे उनमें प्रति व्यक्ति को हमारे प्रति माह 5 किलो दिया जाएगा। तो अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो प्रति माह प्रति परिवार, अन्य लाभार्थी को 5 किलो प्रति हेड के हिसाब से। वैसे हमारे कितने, 5 व्यक्ति माने जाते हैं एक परिवार के अंदर, कितने, 5 व्यक्ति माने जाते हैं। तो नॉर्मली क्या है, 25 किलो के आसपास दिया जाता है। फिर एक योजना आती है हमारी, कौन सी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। योजना का हम आप याद रखेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसके तहत 2024 से आने वाले 5 वर्षों में, मतलब 2029 तक, ये वाली जो लाभ है बढ़ा दिए गए हैं, मतलब दिए जाएंगे। फिर बात करें, जो हमारे खाद्यान्न होगा, खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न की रेट क्या होगी, चावल हमारे 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, गेहूं हमारे 2 रुपये प्रति किलो, और मोटा अनाज क्या हमारे 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा। कितना, हमारे चावल तो 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, और हमारे मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो दिया जाएगा। तो इस तरह योजना के तहत क्या, जो लाभार्थी होंगे उनको दिया जाएगा। अब राजस्थान सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है, एक अभियान चलाया। अभियान का नाम है गिव अप अभियान। अभियान का नाम क्या है, गिव अप अभियान। तो हमारे नवंबर 2024 में राजस्थान सरकार के द्वारा गिव अप अभियान लॉन्च किया गया है। मतलब NFSA का जिस लाभार्थी को लाभ मिल रहा है और यदि वह सक्षम है तो वह अपना जो लाभ है उसको छोड़ सकता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, हमारे सक्षम और अपात्र लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। मतलब जो सक्षम है या और साथ ही साथ अपात्र है, मतलब इस योजना के, तो उन लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य। तो 1 मार्च 2019 से, कब से, 1 मार्च 2019 से राजस्थान सरकार के द्वारा 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं का वितरण किया जा रहा है। मतलब 2 रुपये के हिसाब से तो केंद्र सरकार से लिया जाता है और उसमें 1 रुपया राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हो जाता है। ये लाभ की बात करें तो लाभ आधार कार्ड, हमारे जन आधार कार्ड के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। जो ये लाभ है वो किसके माध्यम से दिया जा रहा है, हमारे जन आधार कार्ड और हमारे आधार कार्ड, इसके माध्यम से दिया जा रहा है। बात करें लाभार्थी की पहचान करने का दायित्व किसको दिया गया है, हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हमारे लाभार्थी हैं, लाभार्थी को पहचान करने का जो दायित्व दिया गया है। अब इस योजना के अन्य बिंदुओं के बारे में बात करें। कोरोना महामारी के अंदर क्या है, जो राशन डीलर थे इनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनको 50 लाख रुपए की सहायता दी जाती थी। तो हमारे कोरोना टाइम की बात है। तो इस महामारी से यदि हमारे राशन डीलर है उनकी मृत्यु हो जाएगी तो 50 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। फिर विशेष जनजातियाँ, जैसे हमारे सहरिया, बारी नहीं है, बारा है, क्या सहरिया बारा की, और ये कचौड़ी नहीं है, कथौड़ी है, क्या ये कथौड़ी, खैरवा, उदयपुर। तो आप याद रखेंगे, सहरिया तो बारा के, कथौड़ी या फिर खैरवा ये हमारे उदयपुर के। इनके लिए क्या, प्रत्येक सदस्य को प्रति माह निःशुल्क वितरण किया जाएगा। और क्या क्या वितरण किया जाएगा, 250 मिलीलीटर तो हमारे घी, 500 मिलीलीटर खाद्य तेल और 500 ग्राम हमारे दालें ये वितरित की जाती है। तो हमारे किनको, जो 12 की सहरिया जनजाति है, और आपको ये भी पता होना चाहिए जो 12 की सहरिया जनजाति है इनको PVTG समूह के अंदर शामिल किया जाता है। देश के अंदर 75 PVTG समूह है। कितने, 75 PVTG समूह है, जिनमें से एक क्या हमारा राजस्थान की सहरिया जनजाति है जो 12 की है। फिर कथौड़ी और खैरवा ये उदयपुर की जनजातियाँ हैं। इनको हमारे 250 मिलीलीटर तो घी, 500 मिलीलीटर खाद्य तेल और आधा किलो या 500 ग्राम दालें दी जाती है। बात करें खाद्यान्न की, तो खाद्यान्न की यदि किसी जगह पर आपूर्ति नहीं की जाती है, मतलब कि खाद्यान्न ख़त्म हो जाता है या फिर किसी को नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति में जो पात्र व्यक्ति होगा उसको खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। क्या, खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने का हकदार होगा। तो खाद्यान्न की आपूर्ति न किए जाने की स्थिति में पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा, हकदार होगा। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार का सुखिया नहीं मुखिया नामित करने का प्रावधान करता है। तो ये कानून क्या करता है कि हमारा 18 साल या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया नामित करने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के तहत क्या, हमारे समेकित बाल विकास योजना, क्या समेकित बाल विकास योजना ICDS, इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती है, क्या हमारी जो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक पौष्टिक आहार के अलावा
6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार होगी। तो इसी अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया है, जो हमारी समेकित बाल विकास योजना है, कौन सी योजना, योजना का नाम है समेकित बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो इसके अंतर्गत जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, मतलब जो प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर हमारी जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, तो गर्भावस्था के दौरान या फिर हमारे बच्चे के जन्म के 6 महीने तक पौष्टिक आहार तो उनको दिया ही जाएगा, साथ ही साथ 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ भी दिया जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे, 6,000 रुपये भी दिए जाएंगे और पौष्टिक आहार भी दिया जाएगा। अब इसके महत्व की बात करते हैं। तो यह अधिनियम देश की 2/3 आबादी को, यह अधिनियम क्या करता है, देश की 2/3 आबादी को खाद्य सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। क्या करता है, खाद्य सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। फिर हम देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत का GHI स्कोर 2000 में हमारे 38.9 था, लेकिन ये घटकर वर्ष 2024 में 27.3 रह गया है। तो हमने काफ़ी अच्छी तरक्की की है। फिर हमारा समेकित बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसके माध्यम से महिलाओं और बच्चों की स्थिति बेहतर बनाने में योगदान देती है। जो ये अधिनियम है, ये क्या कर रहा है, हमारे जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये समेकित बाल विकास योजना है, इसके माध्यम से महिलाओं और बच्चों की स्थिति बेहतर बनाने में योगदान देता है। फिर आता है हमारे 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, क्या 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग, मतलब उम्र के अनुसार कम लंबाई। तो स्टंटिंग क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 4 में 38.4 से घट के NFHS 5 में 35.5 ही रह गई है। आप इसे याद रखेंगे, 38.4 से घट के कितनी, 35.5 ही रह गई है क्या स्टंटिंग। तो ये बहुत अच्छा हमने काम किया है कि 38 से सीधा 35 हो गई है। किन के लिए, ये 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वेस्टिंग, मतलब लंबाई के अनुसार वजन, तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 4, इसमें तो हमारे 21% थे, इससे घट के 19.3% ही रह गए। तो हमारे ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, इसका महत्व हमने देखा। अब फूड सिक्योरिटी एक्ट की चुनौतियाँ देख लेते हैं। इसकी चुनौतियाँ क्या कहती है कि राज्यों के द्वारा लाभार्थियों की पहचान हेतु अलग अलग मानदंडों के उपयोग से क्या होती है, त्रुटियाँ उत्पन्न होती है। क्या होता है राज्यों के द्वारा क्या लाभार्थी की पहचान के लिए अलग अलग मानदंडों का उपयोग किया जाता है, इसी वजह से त्रुटियाँ उत्पन्न होती है। तो भारत की इस प्रकार की खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, ये जो भारत के द्वारा दी जा रही है, तो इस प्रकार की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को विश्व व्यापार संगठन, मतलब WTO के तहत मूल्य विकृतकारी मानदंड या प्राइस डिस्टॉर्टिंग नॉर्म्स माना जाता है। क्या माना जाता है, मूल्य विकृतकारी मानदंड माना जाता है, प्राइस डिस्टॉर्टिंग नॉर्म्स माना जाता है, मतलब इसको एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंदर गिना जाता है। इस अधिनियम के जो उद्देश्य हैं, इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बड़ी मात्रा में बफर स्टॉक बनाए रखना होता है, जो क्या करता है, हमारे खाद्य मुद्रास्फीति का कारण बनता है। तो इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या बड़ी मात्रा में बफर स्टॉक बनाए के रखना पड़ता है, जिससे क्या होता है, हमारी खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ती है। अब देखिए, उपयुक्त समावेशन एवं निष्कासन के इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव तंत्र के अभाव में, मतलब उपयुक्त समावेशन और निष्कासन तंत्र के अभाव में के चलते प्रेत लाभार्थी हैं, इनकी समस्या आती है। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की बात करें, इसके अनुसार 127 देशों में भारत का स्थान क्या 105वां है। क्या 127 देशों में भारत का स्थान 105वां है, और वो क्या है, भारत गंभीर श्रेणी के अंदर और है। तो इसके बावजूद 2013 से आप देख सकते हो 12 साल से लगातार हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो लाभार्थी हैं उनको लाभ दिया जा रहा है। इसके बावजूद भारत को क्या है, कौन सी कैटेगरी में डाला गया है, गंभीर कैटेगरी में डाला गया है, भुखमरी की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भुखमरी की का जो इंडेक्स है, उसमें हमारे पाकिस्तान से भी हालत ख़राब है, ये इस इंडेक्स के माध्यम से बताया गया है। 127 देशों में 105वां स्थान है भारत का। अब ये हमारे एक क्वेश्चन आया हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या है। खाद्य सुरक्षा विधेयक में ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस तरह से सहायता की है। तो इससे एक बड़ा क्वेश्चन आया हुआ था UPSC 2021 में, तो आप इसे देख सकते हैं। अगली योजना आती है हमारी कुसुम योजना। योजना का नाम क्या है, कुसुम योजना, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसे कुसुम कहते हैं। योजना की बात करें तो योजना हमारे मार्च 2019 के अंदर शुरू की गई थी। कब, मार्च 2019 में शुरू की गई थी, और इसकी अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है। कितनी, 31 मार्च 2026 से इसकी अवधि
कर दी गई है। मंत्रालय की बात करें तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जाता है। लक्ष्य की बात करें तो मार्च 2026 तक हमें 34,800 मेगावाट सौर क्षमता उत्पन्न करनी है। कितनी? 34,800 मेगावाट सौर क्षमता उत्पन्न करनी है इसके माध्यम से, कुसुम योजना के माध्यम से। ये डैश नहीं है, कॉमा है। क्या? 34,800 कितनी? आप याद रखेंगे 34,800 मेगावाट हमें बिजली बनानी है, मतलब 34.8 गीगावाट आप सौर क्षमता मान सकते हो। ये हमारे मार्च 2026 का टारगेट दिया हुआ है। अब बात करें इस योजना की, तो इस योजना में हमारे 3 घटक है। क्या? इस योजना में 3 घटक है, घटक ए, घटक बी और घटक सी। उद्देश्य की बात करें तो घटक ए का क्या उद्देश्य है? किसानों के द्वारा अपनी भूमि पर 10,000 मेगावाट क्षमता का विकेंद्रीकृत भूमि, मतलब एक ऐसी भूमि जो क्या है, बिल्कुल बंजर है, उस भूमि का उपयोग क्या करेंगे? कितना? 10,000 मेगावाट की क्षमता उत्पन्न करने के लिए हम विकेंद्रीकृत भूमि या स्टील्स माउंटेड ग्रिड से जुड़े, मतलब ऐसे जो कि ऊंचाई पे क्या स्टील के खंभों के ऊपर हमारे पैनल लगाए जाएंगे, तो वो वाली बात है। तो सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। प्रत्येक संयंत्र का आकार हमारे 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक हो सकता है। जितने भी संयंत्र लगाए जाएंगे तो उन संयंत्रों की बात करें तो संयंत्रों का आकार 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक हो सकता है। घटक बी की बात करें तो 14 लाख स्टैंड अलोन सौर पंपों की स्थापना की जाएगी। 14 लाख क्या? स्टैंड अलोन सौर पंपों की स्थापना की जाएगी। सौर पंपों की क्षमता 3 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक हो सकती है। जो हमारे सौर पंप है तो सौर पंप की क्षमता कितनी? 3 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक हो सकती है। फिर घटक सी की बात करें तो व्यक्तिगत पंप तथा फीडर लेवल सोलराइजेशन के लिए, ये व्यक्तिगत पंप एवं फीडर लेवल सोलराइजेशन के लिए 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि सौर पंपों का सोलराइजेशन किया जाएगा। तो व्यक्तिगत पंप और फीडर लेवल सोलराइजेशन के लिए 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन किया जाएगा। बात करें इसमें वित्तीय सहायता की कि पैसे धेले किस हिसाब से दिए जाएंगे, तो वित्तीय सहायता तो डिस्कॉम क्या करेगी? 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से देगी। डिस्कॉम क्या करेगा? 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दिए जाएंगे, या फिर हमारे 6.6 लाख रुपए प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम होगा वो जो पात्र होगा उसको दे होगा, मतलब इतना पैसा सरकार दे देगी। या तो हमारे 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से देगी, या ओवरऑल देखें तो 1 मेगावाट के 6.6 लाख से ज़्यादा नहीं देगी सरकार। बात करें तो घटक ए की बात होती है। घटक बी की बात करें तो घटक बी में केंद्र सरकार के द्वारा लागत का 30% दिया जाएगा। कितना? 30% दिया जाएगा लागत का। यदि पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य द्वीपीय राज्य है तो लागत का 50% दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा 30% दिया जाएगा। और लाभार्थी की बात करें तो लाभार्थी लागत का 30% ऋण प्राप्त कर सकता है, लोन से 30% पैसा प्राप्त कर सकता है। बाकी हमारा 10% लाभार्थी क्या खुद वहन करेगा। अब बात करते हैं इसके पात्र लाभार्थी कौन होंगे, किन किन को ये चीज़ दी जाती है। तो व्यक्तिगत किसान, किसानों का समूह, पंचायत, सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संघ गठन, जल उपभोक्ता संघ, तो ये हमारे कुछ लाभार्थी हैं जो इसके लाभार्थी रहेंगे। कौन कौन? व्यक्तिगत किसान है, किसानों का समूह, पंचायत, सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, जल उपभोक्ता संघ। अब बात करते हैं इस योजना के महत्व की। योजना का महत्व की बात करें तो यही योजना किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को, मतलब सौर ऊर्जा संयंत्र है उनमें जितनी बिजली बनेगी काम में ले लो, और जितनी ज़्यादा बने तो अतिरिक्त बिजली को सीधे सरकार को बेचने का अवसर देती है। तो अतिरिक्त बिजली बनेगी तो इस बिजली को क्या हमारे अतिरिक्त बिजली को सीधे सरकार को बेचने का अवसर प्रदान करती है। यह क्या किसानों की आय वृद्धि सुनिश्चित भी करती है। ये क्या करती है? किसानों की आय वृद्धि भी सुनिश्चित करती है। किसान अपनी बंजर भूमि पर, किसान क्या अपनी बंजर भूमि पर 25 वर्षों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों का संचालन कर आय का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त कर सकता है। किसान क्या कर सकता है? अपनी जो बंजर भूमि है जिस पे वो कुछ भी नहीं उगा रहा और कुछ उग भी नहीं पा रहा, तो उस बंजर भूमि में 25 साल के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों का संचालन करके आय का एक अतिरिक्त स्रोत पैदा कर सकता है। कुसुम जो कंपोनेंट ए है, घटक ए, उसके अंदर यह नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करता है, जो हमारे खेतों में प्रदूषण को कम करने में मदद करके पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देगी। ये क्या करेगा? ये हमारे नवीकरणीय ऊर्जा है उसको प्रोत्साहित देता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? हमारे खेतों में जो प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिलेगा।
सौर संयंत्र क्या खेती योग्य भूमि में न्यूनतम ऊंचाई से ऊपर स्थापित किए जाएंगे। जो सौर संयंत्र है वो खेती योग्य जो भी भूमि है उस भूमि में न्यूनतम ऊंचाई से ऊपर स्थापित किए जाएंगे। इस तरह किसान संयंत्र लगाने के बाद भी खेती कर पाएंगे। किसान क्या हमारे संयंत्र लगाने के बाद भी खेती कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे सोलर पैनल होंगे वो बहुत ऊंचाई पे लगे होंगे। यह क्या राज्यों पर कृषि बिजली सब्सिडी का भार कम करता है। ये क्या करता है, राज्यों पर कृषि बिजली सब्सिडी का भार कम करता है। ये हमारी कुसुम योजना आती है। तीसरी योजना आती है हमारी कौन सी, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, RDSS। तो हमारी जो योजना का नाम क्या, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। बात करें योजना की तो किस मंत्रालय से संबंधित है, ये हमारे ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित योजना है। अवधि की बात करें तो यह 5 वर्षों के लिए इसको बनाया गया है, 2021-22 से 25-26 तक के लिए। कब के लिए, 2021-22 से 25-26 के लिए इसको बनाया गया है। खर्चे की बात करें तो 3,03,758 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। कितना, 3,03,758 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। बात करें इस योजना की तो यह योजना हमारे वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण के बजाय प्रत्येक राज्य के लिए बनाई गई कार्य योजना पर आधारित है। तो यह योजना क्या है, ऐसा नहीं है एक योजना बना दी और सब पे एक साथ थोप दी, तो ऐसा नहीं है। तो इस दृष्टिकोण के बजाय प्रत्येक राज्य के लिए बनाई गई कार्य योजना पे आधारित है। यह क्या है, एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारी योजनाएं शामिल की गई। यह क्या हमारे अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारी योजनाएं शामिल की गई, जैसे हमारे एकीकृत विद्युत विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो हमारी 3 योजनाएं हैं, इन तीनों योजनाओं को इसके अंदर शामिल किया गया है। कौन कौन सी है, एकीकृत विद्युत विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, हमारे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। अब बात करें इस योजना का उद्देश्य की बात करें तो आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर डिस्कॉम को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए, क्या, आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपना करके डिस्कॉम को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना। तो इसमें मार्गदर्शन भी देंगे और सहायता भी देंगे। फिर राजस्व व्यय के अंतर को पाटकर, जो राजस्व व्यय है खर्चा हो रहा हमारा, उसके अंतर को पाटकर डिस्कॉम को दीर्घकालिक वित्तीय सेहत सुनिश्चित करना, वो लंबे समय तक वो अपना ध्यान रख सकेंगे। कौन, डिस्कॉम, और वो घाटे में ना रहे। लक्ष्य की बात करें तो हमारा 2024-25 तक जो समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटा है, 2024-25 तक समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक घाटा है, इसको अखिल भारतीय स्तर पर 12 से 15% तक कम करना। जो अखिल भारतीय घाटा है स्तर, तो इसको क्या है, हमारे अखिल भारतीय स्तर पर 12 से 15% तक कम करना। 2024-25 तक आपूर्ति की औसत लागत है और प्राप्त औसत लागत राजस्व है, इसके अंतर को शून्य करना है। तो 2024-25 तक क्या करना है, हमारे आपूर्ति की जो औसत लागत है और जो हमारे प्राप्त औसत राजस्व है इसके अंतर को शून्य करना है। बात करें इस योजना की तो इस योजना के कौन कौन से घटक हैं। तो इस योजना के घटकों के बारे में बात करें तो कंपोनेंट ए या भाग ए की बात करें तो प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग के लिए, क्या, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग के लिए वित्तीय सहायता और वितरण संरचना का उन्नयन करना। कंपोनेंट बी की बात करें तो प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और अन्य सक्षम सहायक गतिविधियां इसके अंदर शामिल की गई। तो इसके 2 घटक हैं। अब महत्व की बात करें, इस योजना के महत्व की बात करें तो पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदलने से, क्या, जब हम पारंपरिक मीटर है, चक्री वाले मीटर है, उन मीटरों को स्मार्ट मीटर मतलब लुप्त वाले मीटरों से बदलने से बिजली चोरी में कमी आएगी और बिलिंग दक्षता में मदद मिलेगी। क्या, बिजली दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या किया जाता है, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उपभोग डेटा के वास्तविक समय संग्रह एवं विश्लेषण से, या उपभोग डेटा है जो ग्राहक है वो उपभोग करेंगे तो उस डेटा के वास्तविक समय संग्रह मतलब किस समय कौन व्यक्ति कितनी बिजली खर्च कर रहा है, और विश्लेषण से ऊर्जा मांग का बेहतर प्रबंधन करने में सहायक होगा कि इससे पहले से हम तैयारी कर लेंगे कि किस महीने में कितनी ऊर्जा खर्च होती है। डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति इससे मजबूत होगी। इससे क्या होगा, डिस्कॉम की जो वित्तीय स्थिति है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी। अगली योजना आती है हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रारंभ की बात करें इस योजना की, हमारे 1 जुलाई 2015 को यह योजना शुरू की गई थी।
मंत्रालय की बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। टैगलाइन की बात करें तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप। टैगलाइन क्या है इसकी? पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसकी टैगलाइन है। मोटो की बात करें तो हर खेत को पानी, क्या हर खेत को पानी इसका मोटो है। नोडल विभाग की बात करें तो कृषि एवं उद्यानिकी विभाग इसका नोडल विभाग है। कृषि और उद्यानिकी विभाग क्या है इसका? नोडल विभाग है। वित्तीय पैटर्न की बात करें तो केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच में 60-40 के अनुपात में इसको बांटा जाता है खर्चे की। हमारे 60-40 में 60 हमारे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र प्रदेश सरकार, और राज्य क्या 40% राज्य सरकार। अब बात करें जो हमारी ये योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इस योजना में हमारे 3 योजनाओं को शामिल किया गया। वो कौन कौन सी योजना है? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। क्या? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एक्सक्लरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। फिर आता है एकीकृत जल ग्रहण हमारे प्रबंधन कार्यक्रम, मतलब इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। फिर आता है ऑन फार्म जल प्रबंधन कार्यक्रम। तो हमारी 3 योजनाएं, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम और ऑन फार्म जल प्रबंधन कार्यक्रम। इन तीनों योजनाओं को मिला करके ये एक योजना बनाई गई। अब बात करें इसके उद्देश्य की, तो क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेशों में एक रूपता प्राप्त करना। क्या? क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेशों में एक रूपता प्राप्त करना पहला उद्देश्य। दूसरा हमारे सुनिश्चित सिंचाई के तहत, क्या सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। तीसरी उद्देश्य हमारे क्या? जो हमारे पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत पर पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, या पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत पर पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना इसका तीसरा उद्देश्य। चौथा उद्देश्य आता हमारे परिशुद्ध सिंचाई और अन्य जल संरक्षण प्रौद्योगिकियाँ हैं, मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसको अपनाने के लिए बढ़ावा देना। जल वृत्तों के पुनर्भरण को बढ़ावा देना और संधारणीय जल संरक्षण जो प्रथाएं हैं उसको लागू करना। जो प्रथाएं नहीं है, प्रथाओं को लागू करने की बात करें, जो जल संधारणीय प्रथाएं उनको लागू करना, जैसे हमारे टोबा, तालाब, बहुत सारी तकनीकें जिनसे हम जल संरक्षण करते हैं। जो हमारे नगरीय कृषि के लिए उपचारित, जो हमारे नगरीय नगर पालिका अपशिष्ट जल है, इसके पुनः उपयोग की व्यवहार्यता को जांचना, ये हमारे कुछ उद्देश्य इस योजना के तहत। बात करें इसकी, तो इस योजना के 4 घटक हैं। घटकों की बात करते हैं इस योजना के कितने 4 घटक हैं। पहला घटक आता है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP। तो इसे हमारे 1996 ईस्वी में उन सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था जो हमारे राज्यों की संसाधन क्षमताओं से ज़्यादा है। दूसरा कंपोनेंट आता है हमारे हर खेत को पानी। तो इसका उद्देश्य हमारे लघु सिंचाई के माध्यम से नए जल स्रोतों का निर्माण करना है। तो ये हर खेत को पानी है, इसके भी हमारे 3 कंपोनेंट है, ये 3 घटक है। कौन कौन से? कमांड एरिया डेवलपमेंट CAD, कमांड एरिया डेवलपमेंट CAD, सतही लघु सिंचाई SMI और जल निकायों की मरम्मत नवीनीकरण पुनर्स्थापना RRR, भूजल विकास और पर ड्रॉप मोर क्रॉप PDMC। सूक्ष्म स्तर पर ये क्या है? हमारा तीसरा घटक है पर ड्रॉप मोर क्रॉप PDMC। तो हमारे सूक्ष्म स्तर पर भंडार संरचनाओं, कुशल जल संवहन और अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप है। वाटरशेड विकास की बात करें तो इसमें अपवाह जल प्रबंधन, मृदा नमी संरक्षण की गतिविधियों को शामिल किया गया है। अगली योजना आती है हमारे 5वें नंबर की योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। ये एक मिशन है। मिशन का नाम क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, PMABHIM। इस योजना की घोषणा क्या है? हमारे बजट 2021-22 में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, योजना का नाम क्या था हमारा? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, PMASBY, इसके रूप में की गई थी ये घोषणा। कब? 2021-22 में। अब इसका नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम बदलकर हमारे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन कर दिया गया है। योजना के प्रारंभ की बात करें तो अक्टूबर 2021 में इसको प्रारंभ किया गया था। मंत्रालय की बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। तो मंत्रालय की बात करें तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको शुरू किया है।
नोडल विभाग की बात करें इसके, तो नोडल विभाग की बात करें तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है। अवधि की बात करें तो 2021-22 से 2025-26 तक, मतलब 6 वर्ष तक इसकी अवधि है योजना की। इस योजना का उद्देश्य की बात करें तो भारत की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना प्रणालियों एवं संस्थानों की क्षमता विकसित करना, वर्तमान और भविष्य की जो महामारियां हैं उनके प्रभावी प्रबंधन की तैयारी करना, तो ये इसके उद्देश्य हैं। अब इस योजना की घटकों की बात करें तो इस योजना के कौन कौन से घटक है, तो घटकों की बात करें, पहला घटक तो आता हमारे केंद्र प्रायोजित घटक और दूसरा केंद्रीय क्षेत्र घटक। तो दो घटक है इसके, पहला तो हमारे केंद्र प्रायोजित घटक है, दूसरा केंद्रीय क्षेत्र घटक। तो केंद्र प्रायोजित घटक की बात करें तो पहला घटक आता है इसके अंदर, पहला पॉइंट आता है 10 राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्र की स्थापना करना है। फिर सभी राज्यों में शहरी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्र की स्थापना करना है। फिर 11 राज्यों में ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना करनी है। फिर सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना करनी है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित करने हैं। तो हमारे इस योजना के जो केंद्र प्रायोजित घटक है उसके पॉइंट थे। अब हम देखेंगे केंद्रीय क्षेत्र घटकों के बारे में। क्या केंद्रीय क्षेत्र घटकों की बात करें तो सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को जोड़ने हेतु सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार करना। फिर वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, वायरोलॉजी के लिए 4 नए राष्ट्रीय संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिणी पूर्व जो इस क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच और 9 जैव सुरक्षा स्तर 3rd प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। 15 स्वास्थ्य आपातकालीन परिचालन केंद्रों की स्थापना करना। तो हमारे क्षेत्रीय जो केंद्रीय क्षेत्र घटक है उनकी बात करें 3 है इसके अंदर केंद्रीय क्षेत्रीय घटक के पॉइंट। सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को जोड़ने के हेतु सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार करना। वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, वायरोलॉजी के लिए 4 नए राष्ट्रीय संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच और 9 जैव सुरक्षा स्तर 3rd प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा आता हमारे 15 स्वास्थ्य आपातकालीन जो परिचालन केंद्र है इनकी स्थापना करना। छठी योजना आती है हमारी कौन सी, हमारी स्वामित्व योजना। योजना का नाम क्या, स्वामित्व योजना। स्वामित्व की बात करें तो स्वामित्व का पूरा नाम क्या होगा, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। क्या, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। प्रारंभ की बात करें तो 24 अप्रैल 2021 को इसको शुरू किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखें तो 9 राज्यों में, कब, 24 अप्रैल 2020 में। तो ध्यान रखेंगे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमारे 9 राज्यों में 24 अप्रैल 2020 को इसको शुरू किया गया था और प्रॉपर रूप से इसको 24 अप्रैल 2021 को पूरे देश में शुरू कर दिया गया है। मंत्रालय की बात करें तो पंचायती राज मंत्रालय के अंडर ये योजना कार्य करती है। कार्यान्वयन की बात करें तो पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये इसके कार्यान्वयन करते हैं। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये भी आप याद रखेंगे। ये योजना क्या, हमारे केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अब इस योजना के उद्देश्यों के बारे में देखें। हमारी जो स्वामित्व योजना है तो इसके उद्देश्यों के बारे में देखें तो ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाना। क्या, ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाना। फिर ग्रामीण भारत के नागरिकों को ऋण लेने तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में उपयोग लेने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना। क्या, ग्रामीण भारत के नागरिकों को ऋण लेने तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना। तीसरा उद्देश्य हमारे है संपत्ति कर का निर्धारण, जो उन राज्यों में, क्या, संपत्ति कर का निर्धारण जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों की प्राप्त होगा। किसको प्राप्त होगा, सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे स्थानांतरित किया गया है, या फिर राज्य के कोष में जोड़ा जाएगा। जो हमारे पैसा है कर, संपत्ति कर, तो ये कहाँ जुड़ेगा, हमारे राज्य के कोष में। सर्वेक्षण अवसंरचना, ये GIS मानचित्र का सर्जन जिनका प्रयोग किसी भी विभाग के द्वारा किया जा सकेगा। तो हमारी क्या, सर्वेक्षण अवसंरचना या फिर GIS मानचित्र का सर्जन है
जिनका प्रयोग क्या किसी भी विभाग के द्वारा किया जा सकेगा। जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता होगी। भाई जो हमारे मानचित्र है जीआईएस मानचित्र, इनका उपयोग करके क्या है बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता हो पाएगी। अब बात करें इस योजना की, स्वामित्व योजना है, तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो ग्रामीण आबादी क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, किसका, ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भूमि का मानचित्रीकरण किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, ग्रामीण आबादी क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भूमि का मानचित्रीकरण किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले और घर का स्वामित्व रखने वाले घर के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्राप्त किया जाता है। क्या, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले और घर का स्वामित्व रखने वाले जो घर के मालिक होते हैं इनको अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान किया जाएगा, जो इनके अधिकार है उनका रिकॉर्ड दिया जाएगा। फिर बात करें मानचित्र के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत, तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत पट्टा जारी करेगी। जो संबंधित ग्राम पंचायत है वो क्या करेगी, पट्टा जारी कर देगी। वर्तमान में राजस्थान में 7 जिलों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा हो गया, और वो 7 जिले कौन कौन से, हमारे झुंझुनू, कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और अजमेर। तो हमारे 7 जिले हैं जिनके अंदर ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। अभी हाल ही की जो परीक्षा हुई थी RS 2023, इसमें भारत में स्वामित्व योजना के उद्देश्य क्या है, इस पर प्रश्न आया था 50 शब्दों में। अगली योजना आती है हमारे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। जो योजना का नाम की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। मंत्रालय की बात करें तो कौन सा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय इसका मंत्रालय है। नोडल विभाग की बात करें तो विभाग कौन सा, पंचायती राज विभाग। प्रारंभ की बात करें तो हमारा 2 अक्टूबर 2014 से इसको प्रारंभ किया गया था। इसकी टैगलाइन है, एक कदम स्वच्छता की ओर। इसके पहला फेज आया था, कब पहला फेज आता है, पहले फेज की खासियत क्या रहती है, जो हमारा ग्रामीण भारत है उसको खुले में शौच से मुक्त मतलब ODF बनाना है। अब ODF शब्द का मतलब क्या होता है, ODF क्षेत्र का मतलब है यदि दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है तो उसे ODF कहते हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री क्षेत्र। तो हमें ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। पहले फेज में 14 से 19 के बीच है। लक्ष्य क्या है, 11 करोड़ शौचालय का निर्माण करना। राजस्थान 31 मार्च 2018 को ODF घोषित हो गया था। राजस्थान में 31 मार्च 2018 से कोई भी खुले में शौच के लिए नहीं जाता है। फिर फेज 2 आता है। फेज 2 कब से कब तक आता है, 2020-21 से अगले 5 वर्षों के लिए, मतलब 25-26 तक। उद्देश्य क्या है, गाँव की जो ODF स्थिति है वो लगातार बना के रखनी है, सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता को बढ़ावा देना है। और बात करें ODF प्लस की बात करें तो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना, जिससे गाँवों को ODF प्लस बनाया जा सके। तो क्या करेंगे हम, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना, जिससे गाँवों को क्या ODF प्लस बनाया जा सके। अभी बात कर लेते हैं ODF प्लस क्या होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच या फिर पेशाब करते हुए भी नहीं पाया जाए, पहले तो शौच की बात होती थी, अब पेशाब को भी इसमें शामिल किया गया, तो शौच करते हुए या फिर पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता है तथा सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक अवस्था में हो और साथ ही साथ कैसे हो, सुव्यवस्थित हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, ODF प्लस की कैटेगरी के अंदर शामिल करेंगे। अब इसके घटकों की बात करें, इस योजना के घटकों की बात करें तो इसके 3 प्रमुख घटक है। पहला घटक आता है इंडिविजुअल, जो हाउस होल्ड लेट्रिन्स है, मतलब व्यक्तिगत जो घरेलू शौचालय, उसकी बात करें तो BPL और APL परिवारों, SC/ST परिवार, छोटे और लघु किसान, भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से दिव्यांग और जो महिला मुखिया वाले परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मतलब शौचालय बनवाने के लिए कितनी, 12,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। फिर सामुदायिक स्वच्छता केंद्र की कॉमन सर्विस सेंटर की सैनिटरी सेंटर की बात करें तो ग्राम पंचायत के द्वारा 3 लाख की लागत से प्रत्येक ग्राम पंचायत क्या करेगी, 3 लाख की लागत से सामुदायिक स्वच्छता केंद्र का निर्माण करेगी, जिसमें 15वें वित्त आयोग से 30% की राशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है। क्या 15वें वित्त आयोग से क्या किया गया है, 30% की राशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है। 3 लाख की लागत से हमारे क्या सामुदायिक स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। तीसरा घटक आता है हमारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। या ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की बात करें तो ये ODF प्लस का ही एक भाग है। तो इसके 3 घटक देख लिए हमने।
हमारे, तो इसके 3 घटक कौन कौन से? व्यक्तिगत घरेलू शौचालय 12,000 रुपये दिए जाएंगे। सामुदायिक स्वच्छता केंद्र, इसमें 15 वेतन आयोग से 30% का राशि खर्च करने की बात की गई है और 3 लाख की लागत से सामुदायिक स्वच्छता केंद्र का निर्माण करना है और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन करना है। अब योजना तो हमने देख ली, अब योजना की उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 2019 सभी राज्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्र ODF घोषित हो चुके हैं। ग्रामीण स्वच्छता कवरेज वर्ष 2014 के 39% से बढ़कर वर्ष 2019 में 100% हो गया है। घर में शौचालय होने से महिला सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हुआ है। ODF गाँव में रहने वाले परिवारों के स्वास्थ्य लागत में कमी आई है। ODF गाँव में जो रहने वाले परिवार है उनके स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो उनके स्वास्थ्य खर्चे हैं तो उसमें कमी आई है। अगली योजना आती है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ये तो हमने अभी तक ग्रामीण देखी थी, अब आती है शहरी। तो प्रारंभ की बात करें 2 अक्टूबर 2014 को ये प्रारंभ हुई थी। मंत्रालय की बात करें तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसका मंत्रालय। नोडल विभाग की बात करें तो स्वायत्त शासन विभाग इसका नोडल विभाग है। फेज की बात करें तो वर्ष 2014 से 2019 तक इसका पहला फेज था। कब से कब तक? 2014 से 2019 तक इसका पहला फेज था। उद्देश्य की बात करें तो शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाना, ODF बनाना। फिर 4041 वैधानिक शहरों में ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करना। नागरिकों के व्यवहार में स्वच्छता संबंधी बदलाव लेके आना। क्या है तीसरा उद्देश्य? नागरिकों के व्यवहार में स्वच्छता संबंधी बदलाव लेके आना। वर्ष 2019 में शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है। क्या किया गया? 2019 में शहरी भारत को हमारे खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है। फेज 2 आता है। फेज 2 में हमारे अक्टूबर 2021 से अगले 5 वर्षों के लिए ये योजना चलाई गई। अब बात करें फेज 2 की, तो हमारे इसमें कौन कौन से घटक है और इसका क्या क्या उद्देश्य है। पहला घटक आता है ठोस और टिकाऊ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब शहरों को कचरा मुक्त और स्वच्छ बनाना। पहला घटक क्या आता है? टिकाऊ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब शहरों को कचरा मुक्त और स्वच्छ बनाना। दूसरा हमारा उद्देश्य आता है इसका ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण करना, या ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण करना। फिर दूसरा घटक आता है हमारा सतत स्वच्छता, मतलब शहरों को ODF स्थिति बनाए के रखना। तो शहर है तो शहरों की ODF स्थिति को बना के रखना। तीसरा घटक आता है हमारा प्रयुक्त जल प्रबंधन, यह सुनिश्चित करना कि अनुपचारित मल या प्रयुक्त जल पर्यावरण में न छोड़ा जाए और समस्त प्रयुक्त जल को संग्रहित, उपचारित और अधिकतम पुनः उपयोग किया जाए। तो यह सुनिश्चित प्रयुक्त जल प्रबंधन की बात करें तो यह सुनिश्चित करना कि अनुपचारित मल या प्रयुक्त जल पर्यावरण में न छोड़ा जाए तथा समस्त प्रयुक्त जल को संग्रहित, उपचारित और अधिकतम पुनः उपयोग किया जाए। अगला घटक आता है इसका सूचना, शिक्षा, संचार तथा व्यवहार परिवर्तन संचार। क्या क्या है? सूचना, शिक्षा, संचार तथा व्यवहार परिवर्तन संचार। तो इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर स्वच्छ व्यवहार को संस्थागत बनाना। तो इसका उद्देश्य क्या है? हमारे नागरिकों के बीच जो जागरूकता है उसको बढ़ावा देकर स्वच्छ व्यवहार को संस्थागत बनाना। फिर आता है कैपेसिटी बिल्डिंग या फिर क्षमता निर्माण की बात करें तो मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संस्थागत क्षमता का सर्जन करना। फिर हमारे जो सतत स्वच्छता घटक है इसके भागों की बात करें, सतत स्वच्छता घटक के भागों की बात करें तो व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के तो 12,000 का अनुदान दिया जाता है। अनुदान की बात करें तो 12,000 के अनुदान में 4,000 रुपये हमारे केंद्र सरकार, 4,000 राज्य सरकार और जो नगरीय निकाय होगा वो 4,000 रुपये वहन करेगा। बाकी जितना भी पैसा आएगा खर्चा तो वो शेष राशि हमारे लाभार्थी स्वयं वहन करेगा। लाभार्थी के द्वारा खुद ही खर्चा किया जाएगा जितना भी खर्चा होगा। फिर इसके बाद देखें इस योजना की अगले पार्ट की, तो सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय निर्माण। जो हमारा सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय निर्माण है वो किया जाएगा और फिर मूत्रालयों का निर्माण भी किया जाएगा। जो नगरों के अंदर क्या किया जाएगा? सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय निर्माण, जो हमारे सुलभ शौचालय उसका निर्माण होगा, साथ ही साथ मूत्रालयों का निर्माण भी होगा। अगली योजना आती है हमारी कौन सी? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रारंभ की बात करें 25 जून 2015 को ये शुरू की गई थी। अवधि की बात करें दिसंबर 2024 तक इसकी अवधि है, इसे दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। आगे कितना? दिसंबर 2025 तक इसको आगे बढ़ा दिया गया है।
मंत्रालय की बात करते हैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसका मंत्रालय। नोडल विभाग की बात करते हैं स्वायत्त शासन विभाग इसका नोडल विभाग है। लक्ष्य क्या हमारे 1.25 करोड़ घरों का निर्माण करना। इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता आती है सभी जो मौसम है सभी मौसमों के लिए पानी, रसोई, बिजली और शौचालयों के साथ श्रम रिहायशी इकाइयों के निर्माण करना। दूसरा उद्देश्य विशेषता इसकी महिला सशक्तिकरण। तीसरी विशेषता आती है इसकी शहरी गरीबों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता। चौथी विशेषता आती है इसके स्वामित्व और पट्टे की सुरक्षा। और पांचवी विशेषता आती है पर्याप्त भौतिक और सामाजिक अवसंरचना। तो प्रधानमंत्री हमारी आवास योजना शहरी की कुछ ये 5 विशेषताएं थी। उद्देश्य की बात करें इस योजना के तो झुग्गी वासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हमारे EWS है और निम्न आय वर्ग LIG और मध्यम आय वर्ग मतलब मिडिल इनकम ग्रुप श्रेणी के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करके पक्के मकान सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। श्रेणी की बात करते हैं इसमें 4 श्रेणियां बनाई गई EWS, LIG, MIG फर्स्ट और MIG सेकेंड। इनके लिए वार्षिक आय सीमा तय की गई है। EWS के लिए 3 लाख, LIG के लिए 3 से 6 लाख, MIG फर्स्ट के लिए 6 से 12 लाख और MIG सेकेंड के लिए 12 से 18 लाख रुपए राशि तय की गई है उनकी आय सीमा की। घर का स्वामित्व महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। घर का स्वामित्व किसको दिया जाएगा? महिला सदस्य के नाम पे या फिर संयुक्त रूप से महिला और पुरुष दोनों को दिया जाता है। अब बात करें इस योजना के घटकों की। इसके 4 घटक है। कितने? 4 घटक है। पहला घटक आता है स्वस्थानीय स्लम पुनर्विकास, जिसके लिए जो हमारे 1 लाख रुपए प्रति आवास के हिसाब से दिए जाएंगे। स्वस्थानीय स्लम पुनर्विकास, जो स्लम के एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो उनको घरों को पक्का करने के लिए 1 लाख रुपए प्रति आवास के रूप में दिए जाएंगे। फिर आता है ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना। तो इसमें 3 से लेके 6.5% ब्याज सब्सिडी के माध्यम से 2.67 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। फिर हमारे भागीदारी में किफ़ायती आवास, तो सरकारी अनुदान की बात करते हैं 1.5 लाख रुपए प्रति आवास के रूप से दिया जाएगा। फिर हमारा BLC मतलब लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण और विस्तार, तो सरकारी अनुदान कितना? 1.5 लाख प्रति आवास के हिसाब से दिया जाएगा। तो इसके 4 घटक है। अगली योजना आती है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो हमने शहरी देखी थी अभी, तो अब आती है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रारंभ की बात करें तो 20 नवंबर 2016 को ये प्रारंभ की गई थी। मंत्रालय इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय। नोडल विभाग की बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग इसका नोडल विभाग है। लक्ष्य की बात करें तो वर्ष 2023-24 तक 2.95 करोड़ घरों का निर्माण करना। इसे 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के साथ वर्ष 2019 तक बढ़ा दिया गया है। और टारगेट भी बढ़ा दिया, 2 करोड़ घर एक्स्ट्रा कर दिए गए और 2029 तक इस योजना को आगे बढ़ा दिया। वित्तीय पैटर्न की बात करें तो केंद्र राज्यों की बात करें तो 60-40 में ये वित्तीय पैटर्न बांटा जाएगा। लाभार्थियों के चयन की बात करें तो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर लाभार्थी का चयन किया जाएगा। योजना के तहत लाभ की बात करें तो मैदानी क्षेत्र में 1.20 लाख मतलब 1,20,000 तथा पहाड़ी राज्यों, UTS, दुर्गम क्षेत्रों, वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1.30 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो राशि बढ़ा दी गई है। हमारे कौन से पहाड़ी इलाके हैं? UTS, जो हमारे दुर्गम क्षेत्र, वामपंथी जो उग्रवाद प्रभावित जिले हैं, वहाँ पे 1.30 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये अतिरिक्त रूप से भी दिए जाएंगे। मनरेगा के तहत 90 दिन का रोजगार और अधिकतम कितना? 18,000 का रोजगार भी दिया जाएगा। तो इस तरह हमने ये 12 योजना देख ली। 12 क्या, ये हमने 10 योजना देख ली। अगली योजना हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा भी हम वीडियो नहीं करना चाहते, तो पार्ट फर्स्ट ये रहेगा। पार्ट सेकंड के अंदर हम फ्लैगशिप योजनाओं की बाकी की योजनाएं देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।